अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल उर्दू अदब को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कर हमारी हौसला अफजाई कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बरवक्त मौसूल हो। शुक्रिया। और अब समात फरमाइए। मस्कन। वो इस गली का आखिरी मकान था। गली बंद थी और पीछे कब्रिस्तान था। मकान सुर्ख ईंटों से बना था, दीवारें प्लास्टर से महरूम थीं। जगह जगह से टेप उखड़ी हुई थी। ईंटें भी टूट फूट का शिकार थी। लकड़ी का दरवाजा था, लकड़ी बोसीदा हो चुकी थी। दो पट के इस दरवाजे पर कभी कोई ताला नहीं लगता था। ताला लगता कैसे, कोई कुंडी न थी। दरवाजे के आगे न पीछे। जरूरत के वक्त किवाड़ों के पीछे एक भारी पत्थर रख दिया जाता, वरना दरवाजा खुला रहता। जो इस घर में रहाइश पजीर था उसे इस बात की कतन परवाह नहीं थी कि दरवाजा खुला है या बंद। इस पुराने मकान में एक 80 साला बुढ़िया रहती थी। झुर्रियों भरा सा सांवला चेहरा, दरमियाना कद, दुबली पतली, सीधी कमर, सफेद स्याही माइल बाल, मुंह में पूरे दांत, काली गहरी आंखें, आंखों में खास शैतानी चमक। वो किसी सूरत 80 की ना लगती थी। 2 कमरों के इस घर में वो तन्हा रहती थी। घर में दाखिल होते ही सीधे हाथ को बावर्ची खाना था और बाएं हाथ को कमरे का दरवाजा था। बड़ा सहन था और सहन के आखिर में गुसल खाना था और उसके साथ बैतुल खला। कमरे के दरवाजे के बाएं जानिब नलका लगा था। उस नलके के गिर्द 4 फुट की 6 इंच ऊंची मुंडेर थी। नल के नीचे स्टील की टूटी फूटी और आधी भरी हुई बाल्टी में स्टील का डोंगा पड़ा था। सहन में एक नीम का दरख्त झुका हुआ था। उस दरख्त की जड़ें अगरचे कब्रिस्तान की तरफ थीं, लेकिन तने का ऊपरी हिस्सा दीवारों में चुना हुआ था। ये एक बड़ा दरख्त था जो आधा उस घर के सहन और आधा कब्रिस्तान की तरफ साया किए हुए था। ईंटों की ऊंची दीवारों के उस तरफ से चरसी किस्म के मर्दों के बोलने की आवाजें आती थी। इस 80 साला बुढ़िया के बारे में मोहल्ले में अजीब और गरीब कहानियां गर्दिश में थीं। खाला साबरा का ख्याल था कि माई पंखी बंजारन है, ये किसी शहरी बाबू के इश्क में मुब्तला होकर अपना कबीला छोड़ आई। बाद में वो शहरी बाबू भी उसे छोड़कर चलता बना। पनवाड़ी शौकत माई पंखी का ताल्लुक कोलकाता से जोड़ता था। थिएटर में काम करती थी। गर्दिश जमाना ने उसे लाहौर पहुंचा दिया। नाई मुश्ताक का ख्याल था कि ये बंगालन जरूर है, लेकिन इसका ताल्लुक शाही मोहल्ले से था। अपने वक्त की बेहतरीन रक्कासा थी, फिर वक्त ने इसे किनारे लगा दिया। किसी का ख्याल था कि ये जादूगरनी है। माई पंखी के घर के सामने एक झोंपड़ी पड़ी थी। उस झोंपड़ी के बाहर खुर्री चारपाई पर एक स्याफाम बुढ़ा हुक्के की नए मुंह में दबाए हर वक्त खू खू करता रहता था। उस बुढ़े की एक जवान बेटी उसके साथ रहती थी जो घरों में काम करती थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये बुढ़ा दरअसल माई पंखी का शौहर है, लेकिन अब दोनों इस तरह अलग हुए हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। असल में माई पंखी के बारे में किसी को कुछ मालूम न था। महज किस्से कहानियां थी, कयास आराइयां थी। ये किस्से इसलिए फैले थे कि माई पंखी का मोहल्ले में आना जाना तो दूर, गली के लोगों से भी कोई वास्ता न था। वो किसी से ताल्लुक न रखती थी। शुरू में गली के कुछ लोगों ने ये सोचकर कि माई पंखी घर में तन्हा रहती है, बुढ़िया है, उसे खाना देने की कोशिश की तो उसने ये कहकर खाना लौटा दिया कि वो मिर्चें नहीं खाती। किसी ने शीरनी देने की कोशिश की तो फिर यही जवाब मिला कि वो मीठा नहीं खाती। जब साबरा खाला ने सुना तो गुस्से में कहा, इस मनूस को तो जहर दो, वो खुशी से खा लेगी। ये बात अगरचे तंजन कही गई थी, लेकिन हकीकत यही थी कि माई पंखी को जहर दिया जाता तो इसकी सेहत पर कोई असर न पड़ता। संखिया तो वो रोज खाती थी। माई पंखी हमेशा स्याह लिबास में रहती थी। वो लहंगा और कुर्ती पहनती थी। आंखें हर वक्त काजल से भरी होती। गले में स्याह डोरी में बंधा चांदी का एक तावीज लटका रहता। उस तावीज को वो कभी गले से नहीं उतारती थी। पता नहीं पंखी किसने उसका नाम रख दिया था। वो तेज जरूर चलती थी, लेकिन उसके पंख नहीं लगे हुए थे कि वो उड़ती हुई महसूस होती। फिर जवानी में तो वैसे ही पंख की जरूरत नहीं होती। जवानी बजाते खुद पंख होती है। बंदा हर वक्त उड़ान भरता रहता है। माई पंखी की जवानी यकीनन कयामत खेज रही होगी। किसी को उसका नाम पंखी रखने की भला क्या जरूरत थी। अभी सुबह हुई थी। नीम की खजा रसीद पत्तियां सहन की ईंटों के फर्श पर फैली हुई थी। नीम के दरख्त पर कौओं और चिड़ियों की काएं काएं और चहचहाने की मुश्तरका आवाज आ रही थी।
कुछ कौवे दीवार के मुंडेर पर इधर से उधर फुदकते फिर रहे थे। एक सफेद बिल्ली अचानक दीवार पर नमूदार हुई। बिल्ली को देखते ही कौवों ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन जान बचाकर उड़ते हुए एक कौवे को सफेद बिल्ली ने अपने मुंह में दबोच लिया और वहां से बावर्ची खाने की छत पर दकन लगाई और फिर सहन में कूद गई। माई पंखी चूल्हे के सामने पेड़ी पर बैठी थी। चूल्हे में लकड़ियां जल रही थी और एक मिट्टी की बड़ी हंडिया शोलों पर रखी थी। हंडिया में स्याह महलूल उबल रहा था। माई पंखी ने बिल्ली को देखा जो बावर्ची खाने में दाखिल हो रही थी। अंजू तू आ गई? माई पंखी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। बिल्ली क्या जवाब देती, उसके मुंह में फड़फड़ाता कौवा था। माई पंखी ने उस कौवे को बिल्ली के मुंह से झपट लिया और काए काए करते जिंदा कौवे को उबलते स्याह महलूल में झोंक कर मिट्टी का ढक्कन ढक दिया और उस ढक्कन पर वजरी ईंट रख दी। चंद लम्हे तो कौवे की आवाज और फड़फड़ाहट सुनाई दी। इसके बाद गहरी खामोशी छा गई। सफेद बिल्ली बावर्ची खाने की दहलीज पर लेट गई थी। यूं तो उस बिल्ली का जिस्म सफेद था, लेकिन मुंह काला था। दोनों कान स्याह थे, पूंछ और पंजे काले थे, आंखें गहरी सुर्ख थीं। वो अजीब बिल्ली थी। उसे देखकर खौफ और प्यार बेक वक्त आता था। 10 मिनट तक हंडिया चूल्हे पर चढ़ी रही। माई पंखी लकड़ियां ऊपर नीचे करके चूल्हे की आंच तेज करती रही। इसके बाद उसने ढक्कन के ऊपर से ईंट उठाकर हंडिया के पीछे खड़ी की और जलती हंडिया बगैर किसी कपड़े के अपने हाथों से नीचे उतार दी। हंडिया सामने रखकर ढक्कन उठाया। यकदम भाप और शदीद बदबू का भपका निकला। माई पंखी के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया। उसने मुस्कुराकर गहरी नजरों से काले मुंह की सफेद बिल्ली को देखा। बिल्ली उसका इशारा समझते हुए दरवाजे से उठी। उसने अपने अगले पांव फैलाकर अंगड़ाई सिली और बावर्ची खाने से निकल गई। माई पंखी ने खोलते स्याह महलूल में हाथ डालकर कौवे को पकड़कर निकाला। चंद लम्हे उसने उसे हंडिया के ऊपर पकड़ रखा। जब महलूल टपकना बंद हो गया तो वो कौवे को हाथ में पकड़े उठी और बावर्ची खाने से बाहर आ गई। सहन में खड़े होकर उसने आसमान की तरफ देखा और जोर से बोली, ले बग्गा। ये कहकर उसने कौवे को ऊपर उछाल दिया। कौवा ऊपर जाते ही गुम हो गया। यूं महसूस हुआ जैसे किसी नादीदा चीज ने उसे लपक लिया हो। फिर वो वापस बावर्ची खाने में आई। पूरे इत्मीनान से पेड़ी पर बैठी और मिट्टी की हंडिया को किनारे से पकड़कर घुमाया। जब उसके अंदाजे के मुताबिक नीचे बैठी हुई चीजें महलूल में मिल गईं, तो उसने हंडिया मुंह से लगा ली। ये ठीक है, महलूल उबल नहीं रहा था, लेकिन इतना गर्म जरूर था कि कोई इंसान उसे ठंडे पानी की तरह नहीं पी सकता था। लेकिन माई पंखी बिला तकल्लुफ एक ही सांस में सारा गटागट पी गई। कौवे की यखनी पीते ही माई पंखी की कैफियत बदलने लगी। उसने पैड़ी खिसकाकर दीवार से टेक लगा ली और आंखें मूंद ली। उस पर नशे की सी कैफियत तारी होने लगी थी और सामने चेहरे पर सुर्खी छाने लगी थी। एकदम आवाज सुनाई दी तो माई पंखी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें इंतहाई सुर्ख हो चुकी थी, जैसे आंखों की रगें फट गई हों। बिल्ली बावर्ची खाने के दरवाजे पर खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को अपनी सुर्ख आंखों से देखा। अंजू तू कमरे में जा, मुझे परेशान मत कर, मैं सोऊंगी। माई पंखी ने अपनी पेड़ी से उठते हुए कहा और ये इंतजार किए बगैर कि सफेद बिल्ली कमरे में जाती है कि नहीं। वो बावर्ची खाने से निकल आई और सहन में पड़ी चारपाई पर लेट गई। अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और चंद लम्हों में ही खर्राटे लेने लगी। वो दोपहर तक इसी तरह बेसुध पड़ी रही। सहन में धूप भर चुकी थी। माई पंखी की चारपाई साए में थी। नीम की जर्द पत्तियां उसके ऊपर पड़ी हुई थी। सफेद बिल्ली कई बार कमरे से निकल कर आई थी और उसे सोता पाकर वापस चली गई थी। चंद लम्हों कबल वो फिर आई। उसे बदसूर सोता पाकर उसका जी चाहा कि वो छलांग लगाकर चारपाई पर चढ़ जाए, लेकिन हिम्मत न कर पाई। वो कमरे के दरवाजे पर पांव फैलाकर बैठ गई और अपनी सुर्ख आंखों से माई पंखी को देखने लगी। तब अचानक बुढ़िया के तने मुर्दा में हरकत हुई और वो इस तरह उठकर बैठ गई जैसे वो सोई ही नहीं थी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, झुर्रियां न होने के बराबर थीं। माई पंखी इस वक्त अपने चेहरे मोहरे से 50 साल से ज्यादा की न लग रही थी। सफेद बिल्ली ने उसे उठते देखकर छलांग लगाई और उसके पैरों से लिपटने लगी। कुछ देर अपना जिस्म रगड़ने के बाद मुंह उठाकर माई पंखी की जानिब देखा और इल्तिजा भरी आवाज निकाली, अच्छा जा, अंदर जा। माई पंखी ने उसकी इल्तिजा को समझते हुए कहा। सफेद बिल्ली तेजी से दौड़ती हुई अंदर कमरे में चली गई। उसके अंदर जाने के बाद माई पंखी नलके के नजदीक आई।
बाल्टी में पड़े डोंगे में पानी भरकर अपने मुंह पर छपा के मारे और चेहरे से पानी साफ करती हुई कमरे के दरवाजे में दाखिल हो गई। 5 मिनट के बाद जब वो कमरे से निकली तो उसके चेहरे की सुर्खी गायब हो चुकी थी, झुर्रियां नमूदार हो गई थी और चाल में वो तमकिनत ना रही थी जो कमरे में जाने से कबल थी। वो किसी ऐसे मरहले से गुजरी थी जिसने उसके चेहरे की सुर्खी छीन ली थी। माई पंखी सहन में पड़ी खुर्री चारपाई पर पांव लटका कर बैठ गई और कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगी। कुछ वक्त गुजरा कि सफेद साड़ी और काले ब्लाउज में मलबूस सांवली सलोनी इंतहाई पुरकशिश लड़की कमरे से बरामद हुई। उसके घने लंबे सीधे और खुले बाल सीने पर पड़े हुए थे, चेहरे पर एक खजन की कैफियत थी और काली हसीन आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। वो सीधी माई पंखी की जानिब आई और उसके कदमों में बैठ गई। माई पंखी ने उसके इस तरह ईंटों के फर्श पर कदमों में बैठने का कोई नोटिस ना लिया, कोई रद्दे अमल जाहिर ना किया। वो जिस तरह बैठी थी आराम से बैठी रही। उस लड़की ने माई पंखी की दुबली पतली टांग अपनी तरफ खींची और सर झुकाकर दोनों हाथों से दबाने लगी। टांग दबाते दबाते उसने अचानक अपना सर उठाया, माई पंखी की आंखों में देखा और धीरे से बोली, अम्मा मैं कौन हूँ? तुझे तेरा नाम बताऊं या औकात? माई पंखी ने नरम लहजे में कहा। अम्मा नाम तो मुझे मालूम है, मेरा नाम अनारा है, तू मुझे अंजू कहती है, आज मुझे मेरी औकात बता दे। अनारा ने उसके घुटने पर पेशानी लगाते हुए पूछा। इस अंदाज में खास तड़प थी। तू जन्म जली है, माई पंखी ने गैर जज्बाती लहजे में कहा। जन्म जली? अनारा की आंखों में बेशुमार सवालात थे। हाँ अभागन है यूं समझ ले। माई पंखी ने उसे समझाने की कोशिश की। मुझे किसने अभागन बना दिया है? अनारा पूछे बिना ना रह सकी। तेरे भाग्य ने, मैंने तुझे इन हालों में नहीं पहुंचाया। माई पंखी ने अपना दामन बचाया। मैं तेरी कैद में हूँ अम्मा, तू ये बात अच्छी तरह जानती है। अनारा ने माई पंखी का दामन उलझाया। तू मेरी कैद में नहीं, अपने कर्मों की कैद में है। माई पंखी ने फिर अपनी जान छोड़ाई। चल आज फिर मेरे कर्म ही बता दे, मुझे अपने बारे में कुछ तो मालूम हो। अनारा ने उसकी आंखों में झांका। अरे मैं तेरे बारे में कुछ नहीं जानती, मेरे मत्थे ना लग। माई पंखी के लहजे में अचानक तलखी दर आई। अम्मा मैं जानती हूँ कि तू मेरे बारे में बहुत कुछ जानती है। अम्मा मेरी प्यारी अम्मा, मुझ पर मेरी जिंदगी के राज खोल दे। अनारा ने उसके दोनों पांव पकड़ लिए। अंजू मुझे तंग ना कर, माई पंखी ने कदरे बेजारी से कहा। अम्मा मैं तुझे तंग नहीं कर रही, तेरी टांग दबा रही हूँ। अनारा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। अंजू इंतजार कर। माई पंखी ने उसे टालना चाहा। किसका इंतजार करूं और कब तक करूं? अनारा टलने के लिए तैयार न थी। वो आएगा, जरूर आएगा, माई पंखी ने आसरा दिया। वो आकर क्या करेगा? अनारा ने पूछा। वो आकर तेरे भाग जगाएगा, माई पंखी ने राज खोला। मेरे भाग जगाएगा? मुझे अभागन के? अनारा ने बेयकीनी से कहा। हाँ अंजू ऐसा होगा और जरूर होगा, माई पंखी यकीन से बोली। आखिर कब ऐसा होगा? अनारा परेशान थी। जब मैं ना रहूंगी, माई पंखी ने उसके सर पर अपना सूखा हाथ रखते हुए कहा। अनारा को यूं लगा जैसे कोई वजनी चीज उसके सर पर रख दी हो। उसने घबरा कर अपना सर नीचे किया और बोली, अम्मा मेरे सर से अपना हाथ हटा। अरे तुझसे मेरा हाथ बर्दाश्त नहीं होता, तू जिंदगी का बोझ कैसे उठाएगी? माई पंखी ने अपना हाथ उठाते हुए कहा। अम्मा तू इतनी सूखी सड़ी सी है, फिर तेरा हाथ इतना वजनी क्यों है? हाथ है कि वजनी पत्थर? अनारा ने माई पंखी की तरफ देखते हुए कहा। माई पंखी ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया, बस बेतासुर अंदाज में उसे देखती रही। अम्मा आखिर तू चीज क्या है? अनारा ने उसे छेड़ा। कभी तू अपने बारे में पूछती है कि तू कौन है, और कभी मेरे बारे में पूछती है कि मैं कौन हूँ। आखिर तू इतनी बोलती क्यों है? माई पंखी ने उसे घूर कर देखा। अब बोली भी ना। अनारा तिनक कर बोली। थोड़ा सा वक्त मिलता है बोलने का, वरना तो तेरी ही सुनती रहती हूँ। अच्छा अब तू अंदर जा, मुझे धड़का लगा रहता है, किसी ने तुझे देख लिया तो फसाद फैल जाएगा। माई पंखी संजीदगी से बोली। ठीक है अम्मा मैं जाती हूँ, वो उठते हुए बोली। माई पंखी उसे जाते हुए देखती रही और सोचती रही, ये कयामत खेज हुस्न जाने किस पर कयामत ढाएगा। अली निसार ने घर से निकलते हुए पीछे मुड़कर देखा। पीछे नाजरीन मौजूद थी। या आबिर उठ गया? उन्होंने गेट का लॉक खोलते हुए पूछा। नहीं अभी सो रहा है, नाजरीन ये कहते हुए चोर सी बन गईं।
اپنے لاڈلے کو اٹھاؤ, اس سے کہو کہ اس طرح سوتے زندگی کیسے گزرے گی. بہت ہو گیا, کوئی کام کاج کرے یا گھر چھوڑ دے. علی نثار نے فیصلہ کن انداز میں کہا. ناظرین نے کہنا چاہا ایسا تو نہ کہیں, لیکن کہہ نہ سکیں. علی نثار کو ناظرین کے جواب کی ضرورت نہ تھی, لہذا وہ فوراً باہر نکل گئے. ناظرین نے گہرا سانس لے کر دروازہ بند کیا اور کچن میں چلی گئیں اور نلکا کھول کر برتن دھونے لگیں. علی نثار نے گھر سے جاتے ہوئے جو بات کہی تھی اس نے ناظرین کو فکر مند کر دیا تھا. وہ عابر پر ناراض تو ہوتے رہتے تھے, لیکن انہوں نے گھر چھوڑنے کی بات کبھی نہیں کی تھی. وہ صبر و تحمل کے آدمی تھے. وہ عابر سے براہ راست کم بات کرتے تھے. جو کہنا سننا ہوتا اپنی بیوی ناظرین سے کہہ دیا کرتے تھے, یا کبھی ان کی بڑی بیٹی سائمہ میکے آ جاتی اور اس کے سامنے عابر کا ذکر آ جاتا تو وہ اسے عابر کو سمجھانے کی تلقین کرتے. ان کی 2 ہی اولادیں تھیں, سائمہ اور عابر. سائمہ شادی شدہ تھی, 2 بچوں کی ماں تھی اور اپنے گھر میں خوش تھی. عابر سائمہ سے 2 سال چھوٹا تھا. وہ ایک سست الوجود لڑکا تھا, بی کام تھا, لیکن یہ بی کام اس نے رو رو کر 5 سال میں کیا تھا. اس کے 2 ہی شوق تھے, کھانا اور سونا. کھانے پر آتا تو کھاتا چلا جاتا, حتیٰ کہ ناظرین کو ٹوکنا پڑتا. بس کر بیٹا, تم 4 روٹی کھا چکی ہو, یہ 5ویں چل رہی ہے. امی کھانے دینا, آپ ٹوکتی بہت ہیں, وہ دھیرے سے احتجاج کرتا. علی نثار اگر ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تو اپنی بیوی کی طرف ترچھی نظروں سے دیکھتے اور دھیرے سے تنبیہ کرتے. کھانے دو ناظرین, کیوں ٹوکتی ہو؟ بہت زیادہ کھانا اچھا نہیں ہوتا, آپ کو معلوم نہیں, ابھی اس میں 1 پلیٹ چاول بھی کھانے ہیں. ناظرین بیٹے کی پول کھولتی تو وہ چپ ہو جاتے. کھانے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے کا رخ کرتا اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ جاتا. پھر موبائل کان سے لگا ہوتا, میسج چل رہے ہوتے. کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کمپیوٹر پر کیا دیکھتا ہے اور موبائل پر کس سے بات کرتا ہے. کس قسم کے پیغامات آتے جاتے ہیں. اس شغل میں 2-3 بج جاتے, تب وہ تھک کر بیڈ پر اوندھا لیٹتا اور سو جاتا. دوپہر کو 2-3 بجے تک اٹھتا. ناظرین اسے اٹھا کر تھک جاتی. وہ ٹس سے مس نہ ہوتا. ناظرین گھر کے کام نپٹاتی رہتی, باہر سے سودا بھی لے آتی. 2-2:30 بجے کے قریب ماسی آ جاتی. اب ناظرین کا پارا ہائی ہو جاتا. عابر تو اٹھتا ہے یا فون کروں تیرے باپ کو؟ ناظرین غصے سے چیختی. جس دن انہیں پتہ لگ گیا تو دوپہر تک پڑا سوتا رہتا ہے, اس دن تیری شامت آ جائے گی. امی کیا ہے, سونے بھی نہیں دیتی. وہ سر جھٹک کر اٹھتا اور واش روم میں گھس جاتا. واش روم سے اسے عشق تھا, وہاں سے آدھ گھنٹے سے پہلے نہ نکلتا. ماسی واش روم دھونے کے انتظار میں کھڑی ہوتی اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہوتی. ناظرین دروازہ پیٹ پیٹ کر اسے باہر نکالتی. ابھی ناشتہ چل رہا ہوتا کہ موبائل پر پیغام موصول ہوتا, میں باہر کھڑا ہوں, جلدی آ. یہ پیغام ملتے ہی عابر کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ جاتا. ناشتے میں تیزی آ جاتی. کیا ہوا تمہیں, ناشتہ تو آرام سے کرو. امی آرام سے ہی کر رہا ہوں, اور کیسے کروں, عابر کہتا. یہ بتاؤ کیا میسج آیا ہے. ناظرین اسے گھور کر دیکھتی. اوے آج کے عہد کی امیاں ہوتی ہیں بڑی تیز. وہ مسکرا کر ناظرین کو دیکھتا, جلدی جلدی چائے کے گھونٹ بھرتا اور یہ جا وہ جا. علی نثار کا خیال تھا کہ ناظرین کے لاڈ پیار نے عابر کو پٹری سے اتارا ہے, لیکن ایسا نہ تھا. یہ ٹھیک ہے کہ اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے ناظرین اسے کچھ رعایتی نمبر دے دیا کرتی تھی, ساتھ ہی فکر مند بھی رہتی تھی. وہ 26 سال کا ہو گیا تھا, لیکن اسے اپنے مستقبل کی قطعاً فکر نہ تھی. کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ اس موضوع پر بات ہی نہ کرتا تھا. عابر تم کچھ کرتے کیوں نہیں؟ ناظرین اکثر اسے گھیر کر بیٹھ جاتی. امی بی کام کر تو لیا, اور کیا کروں. نوکری کرو تاکہ تمہاری شادی ہو, ناظرین سمجھاتی. تم جیسے نکٹو کو تو کوئی اپنی بیٹی دینے سے رہا. ناظرین اسے لائن پر لانے کی کوشش کرتی. امی مجھے نہیں کرنی شادی وادی, وہ 2 ٹوک جواب دیتا. تو پھر کیا اسی طرح ساری زندگی ڈنڈے بجاتا رہے گا؟ امی نوکری ملے تو کروں, تمہیں سونے اور دوستوں سے فرصت ملے تو نوکری ڈھونڈو. دیکھو بیٹا, کچھ اپنے باپ کا خیال کرو, آخر وہ کب تک نوکری کریں گے, وہ تمہاری وجہ سے سخت پریشان رہتے ہیں. ناظرین ایک طرف عابر کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی تو دوسری طرف علی نثار کو بھی چابی لگاتی. کبھی عابر سے بھی پوچھ لیا کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے, میں اس کی طرف سے سخت پریشان رہتی ہوں. اس لڑکے کو اپنی کوئی فکر ہی نہیں, وہ آپ کا بیٹا تو لگتا ہی نہیں. بتاؤ میں کیا کروں, علی نثار پوچھتے. اسے بٹھا کر پوچھے آخر وہ چاہتا کیا ہے. علی نثار اپنے بیٹے عابر سے بہت کم بات کرتے تھے. دونوں کے درمیان تکلف کی دیوار حائل تھی. جب ناظرین ڈانٹ ٹپٹ پر اصرار کرتی اور سائمہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگتی تو وہ عابر کو لے کر بیٹھ جاتے. اسے دنیا کی اونچ نیچ سمجھاتے, زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے تو عابر جواب میں جی ابو کیے جاتا. جیسے صبح اٹھتے ہی پہلا کام یہ کرے گا کہ نوکری ڈھونڈنے نکل جائے گا. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ باپ کی نصیحت سن کر
सुबह सुबह घर से निकल जाता। सब समझते लो जी आज आबिर साहब नौकरी ढूंढ कर ही वापस आएंगे। जब वो घर वापस आते तो पता चलता वो सुबह सुबह दोस्तों के साथ पिकनिक पर निकले थे। एक दिन साइमा के हाथ आबिर का मोबाइल लग गया। उसने सारे मैसेज पढ़ लिए। उन पैगामात में एक पैगाम ऐसा था कि वो उसे पढ़कर परेशान हो गई। छुट्टी का दिन था। अली निसार घर पर मौजूद थे। आबिर कहीं बाहर निकला हुआ था। वो घर से उजलत में निकला था। शायद इस वजह से अपना मोबाइल घर पर भूल गया था। साइमा ने ऐसे ही मोबाइल में मौजूद पैगामात पढ़ने शुरू कर दिए थे। हर तरह के पैगामात थे। इनमें चंद फहश भी थे। उनमें एक मैसेज इतना तकलीफ दे था कि वो सुन होकर रह गई। वो मैसेज फहश न था। फहश होता तो शायद वो इस कदर परेशान न होती। साइमा ने पहले सोचा कि नाज़रीन को दिखाए, लेकिन नाज़रीन को दिखाने का कोई फायदा नजर न आया। वो इस सिलसिले में कोई खास कदम उठाने की पोजीशन में न थी। ये भी मुमकिन था कि वो इस पैगाम को गैर अहम जानकर नजरअंदाज कर जाती। बेहतर यही था कि अली निसार से बात की जाती। साइमा ने आबिर का मोबाइल बाप के हाथ में देने के बजाय वो मैसेज अपने मोबाइल पर मुंतकिल किया और बाप के पास पहुंच गई। अब्बू मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। साइमा अली निसार के बेड पर आहिस्तगी से बैठते हुए बोली। अली निसार अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने अखबार एक तरफ रखा और संभल कर बैठते हुए बोले, कोई खास बात? जी अब्बू, मैं आपको एक मैसेज पढ़वाना चाहती हूँ। ये मैंने अपने मोबाइल पर आबिर के मोबाइल से मुंतकिल किया है। साइमा ने तमहीद बांधी। आबिर का मोबाइल तुम्हारे हाथ कैसे लग गया? अली निसार ने पूछा। अब्बू इत्तफाक से वो अपना मोबाइल घर पर भूल गया है, साइमा ने बताया। अच्छा लाओ दिखाओ क्या मैसेज है? अली निसार ने हाथ बढ़ाया। जी अब्बू। साइमा ने अपना मोबाइल अली निसार की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये देखिए। अली निसार ने साइमा के हाथ से मोबाइल लेकर चश्मा लगाया और पैगाम पढ़ने लगे। ओह, बेख्तियार उनके मुंह से निकला। उस मैसेज को पढ़कर वो सन्नाटे में आ गए थे। ये किसी लड़की की तरफ से था और ये कोई इश्कनामा न था। लिखा था, तुमने मुझे आजिज कर दिया है। मेरे हाथ में इस वक्त कुरान शरीफ है। मैं दिल की गहराइयों से तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम मर जाओ। अली निसार ने इस मैसेज को दोबारा पढ़ा। बावजूद कोशिश कि जब वो इस मैसेज की नौइयत को ना समझ पाए तो साइमा से गोया हुए, बेटा ये क्या है? अब्बू ऐसा मालूम होता है कि आबिर इस लड़की को कॉल करके परेशान कर रहा है। ये कोई शरीफ लड़की मालूम होती है। इतनी तंग आ गई कि बद्दुआ देने पर मजबूर हो गई। साइमा ने वजाहत करने की कोशिश की। ये आबिर के सराह पर चल निकला है। अली निसार इंतहाई फिक्रमंद होकर बोले, अबू ये आजकल बहुत कॉमन है। लड़के एक दूसरे को लड़कियों के नंबर मैसेज कर देते हैं, फिर लड़के लड़कियों को फोन करके तंग करते हैं। ये काम लड़के ही नहीं लड़कियां भी कर रही हैं। रॉन्ग कॉल करके लड़कों को छेड़ती हैं। ये कोई शरीफ लड़की मालूम होती है। उसे आबिर ने फोन करके इस कदर तंग किया है कि वो कुरान शरीफ हाथ में लेकर बद्दुआ दे बैठी। साइमा के लहजे में दुख था। बेटा तुम उसे समझाओ, मैं इस बद्दुआ को पढ़कर हिल गया हूँ। अली निसार सख्त परेशान थे। अबू आप परेशान न हो, मैं उससे बात करती हूँ। कहीं वो गुस्से में ना आ जाए। तुमसे उलझ बैठे कि मेरा मोबाइल क्यों चेक किया। अली निसार बोले, उस लड़की से हमें माफी मांगना होगी। लाओ मुझे दो उसका फोन नंबर, मैं बात करता हूँ। इस लड़के ने हमें कहीं का ना रखा। अबू नंबर मैं आपको लिख कर देती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी आप फोन ना करें। मैं आबिर से कहती हूँ कि वो आइंदा इस लड़की को ना सताए और अपने गलत रवैये की माफी मांगे। साइमा ने तजवीज दी। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो। अली निसार ने अपनी बेटी को सराहा। रात को जब आबिर घर आया तो सीधा अपने कमरे में गया। उसने कंप्यूटर के बराबर मुतलाशी नजरों से मोबाइल को देखा। वहां मोबाइल न पाकर उसका चेहरा मुतगय्यर हो गया। वो तेजी से पलटा। उसने नाज़रीन से मोबाइल के बारे में पूछने के लिए अभी अम्मी ही कहा था कि उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी साइमा पर पड़ी। वो साइमा को गैर मुतवक्का तौर पर अपने कमरे के दरवाजे पर देखकर ठिठक गया। साइमा कमरे का दरवाजा बंद करके उसकी तरफ बढ़ी और बोली, मोबाइल ढूंढ रहे हो? ये है तुम्हारा मोबाइल, शायद भूल गए थे। हाँ अभी जल्दी में इसे ले जाना भूल गया था, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में क्यों है? आबिर ने साइमा को मशकूक निगाहों से देखा। क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैंने तुम्हारे मोबाइल को अच्छी तरह चेक कर लिया है? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन शुक्र करो कि इसे मैंने चेक किया है। अगर ये अब्बू के हद तक चढ़ जाता तो फिर सोचो तुम्हारा क्या हशर होता। साइमा ने उसके गिर्द घेरा डाला। मुझे यकीन है कि अब्बू मेरा मोबाइल कभी चेक ना करते, वो यकीन से बोला। तुम अब्बू की उसूल पसंदी का कब तक नाजायज फायदा उठाओगे? साइमा ने बेड पर बैठते हुए उसकी आंखों में झांका। ये लड़की कौन है जिसे तुमने एक घंटे में 17 कॉलें की हैं? देखो मुझसे झूठ मत बोलना। आप ही मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है, मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता। आबिर एकदम सीधे रास्ते पर आ गया। किसने दिया तुम्हें इसका नंबर? साइमा ने पूछा। मेरे एक दोस्त ने। आबिर नजरें झुकाकर बोला। ऐसे लफंगे दोस्तों से अपनी जान छुड़ाओ,
सायमा ने संजीदगी से कहा। अगर तुम्हारा कोई दोस्त मेरे नंबर किसी को दे दे तो? सायमा ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। ऐसे ही दे देगा, मैं उसे जान से नहीं मार दूंगा। आबिर भपर गया। जिसको तुमने अपने दोस्त के कहने पर सताने का ठेका लिया हुआ है उसका भी कोई भाई होगा, वो अगर तुम्हें जान से मार दे तो? सायमा अपने गुस्से को दबाते हुए बोली। आबिर ने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन बोल नहीं सका। मुझसे वादा करो कि आइंदा तुम मुझसे फोन नहीं करोगे। ठीक है आपी। आबिर ने सर झुका लिया। उसने कुरान पाक हाथ में लेकर तुम्हारे मरने की बददुआ की है, उससे माफी मांगो। उससे कहो कि आइंदा तुम उसे कभी नहीं सताओगे, वो तुम्हें माफ कर दे। सायमा ने हिदायत की। ठीक है आपी, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अभी उसे फोन करो, माफी मांगो और मुझे बताओ कि उसने क्या कहा। अच्छा आपी, वो फर्माबरदारी से बोला। सायमा ने मोबाइल आबिर के हाथ में दिया और कमरे से निकल आई। 5 मिनट के बाद ही आबिर ने अपने कमरे का दरवाजा खोलकर आवाज दी, आपी। अच्छा आ रही हूँ। सायमा के कमरे में आने के बाद आबिर ने दरवाजा बंद कर लिया और खाली निगाहों से उसे देखने लगा। हाँ क्या हुआ? आपी, मैंने उसे सताने की माफी मांग ली है और आइंदा फोन न करने का वादा भी कर लिया है, आबिर ने बताया। क्या बोली वो? सायमा ने पूछा। उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा, मुझे बुरा भला भी नहीं कहा, बस खामोश रही, आबिर ने कहा। फिर जब सारी तफसील सायमा ने अली निसार के गोश गुजार की तो वो ठंडा सांस लेकर रह गए। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद बोले, इसका मतलब है उस लड़की ने आबिर को माफ नहीं किया। अब्बू, माफ करना आसान नहीं होता। जब किसी का शिद्दत से दिल दुखे तो माफ करना बड़े दिल गुर्दे का काम होता है। सायमा ने बड़ी समझदारी की बात की। अल्लाह रहम करे। अली निसार ने बस इतना कहा और फिर खामोश हो गए। सायमा को उसका शौहर लेने आ गया। वो रात का खाना खाकर अपने घर चली गई। आबिर अपने कमरे में आ गया। उस लड़की को फोन करने के बाद वो खामोश हो गया था। उसने सायमा के बच्चों से भी ज्यादा बात नहीं की, जबकि वो उन बच्चों पर अपनी जान छिड़कता था। बच्चे भी उससे चिमटे रहते थे। सुबह जब नाज़रीन आबिर के कमरे में गई तो खिलाफ तवक्का जाग रहा था। उसकी आंखों में वीरानी छाई हुई थी, ऐसी वीरानी कि नाज़रीन उसकी शक्ल देखकर कांप गई। क्या हुआ बेटा, खैर तो है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जवाब में आबिर ने आंखें बंद कर ली, कुछ बोला नहीं। यूं लग रहा था जैसे उसमें बोलने की सकत ना रही हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुर्दनी छाई हुई थी। नाज़रीन ने घबराकर उसकी पेशानी पर हाथ रखा। क्या हुआ आबिर, आंखें खोलो। पेशानी पर हाथ रखते ही नाज़रीन को एहसास हुआ कि उसकी पेशानी इंतहाई सर्द है। या अल्लाह रहम। वो तेजी से कमरे से बाहर आई। अली निसार दफ्तर जाने की तैयारी में थे। नाज़रीन को हिरासा देखकर बोले, खैरियत? आबिर को देखिए, वो ठंडा हो रहा है। नाज़रीन घबरा कर बोली, ठंडा हो रहा है? अली निसार तेजी से उसके कमरे की तरफ भागे। आबिर बेसुध लेटा हुआ था, आंखें बंद थी। आबिर, आबिर। अली निसार ने उसे बेख्तियार आवाज दी। क्या हुआ? उन्होंने उसकी पेशानी पर हाथ रखा। ठंडी बर्फ हो रही थी। उन्होंने उसके हाथ पांव छुए, वो भी बर्फ की तरह ठंडे हो रहे थे। आबिर बेटा, आंखें खोलो। नाज़रीन ने उसके गाल थपथपाते हुए कहा। आबिर ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन खोल ना पाया। नाज़रीन, थर्मामीटर लाओ, अली निसार ने कहा। जी अच्छा। वो अपने कमरे की तरफ भागी। चंद लम्हों बाद वापस आई तो उनके हाथ में थर्मामीटर था। अली निसार ने थर्मामीटर अपने हाथ में लेकर उसे वॉशरूम में धोया और झिटक कर थर्मामीटर पर नजर डाली। पारा नीचे आ चुका था। उन्होंने थर्मामीटर आबिर के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुंह खोलो आबिर। आबिर ने फौरन मुंह खोल दिया। अली निसार ने थर्मामीटर उसके मुंह में देते हुए घड़ी पर नजर डाली। 2 मिनट के बाद थर्मामीटर मुंह से निकालकर उस पर नजर डाली तो सख्त परेशान हो गए। कितना है? नाज़रीन ने पूछा। 106, अली निसार ने बताया। 106? नाज़रीन कांप कर रह गई। कहीं ये थर्मामीटर खराब तो नहीं? हो सकता है, जाओ पड़ोस से ले आओ, अली निसार ने कहा। मैं लाती हूँ। नाज़रीन फौरन घर से चली गईं। अली निसार ने आबिर के चेहरे पर नजर डाली। वो आंखें बंद किए बेसुध लेटा था। उन्होंने उसकी पेशानी पर हाथ रखा तो आबिर ने आंखें खोल दी। उसकी आंखें देखकर अली निसार दहल गए। वीरानी सी वीरानी थी। बेख्तियार उनका ध्यान मैसेज की तरफ चला गया। बद्दुआ के ख्याल ने उन्हें तड़पा दिया। उनकी आंखें भर आईं। दिल से दुआ निकली, या अल्लाह मेरे बेटे पर रहम फरमा, उसकी गलती को माफ फरमा, उसे बद्दुआ से बचा। वो आंखों में आंसू भरे गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते रहे। इतने में नाज़रीन लौट आई। किचन में जाकर उन्होंने थर्मामीटर धोया और तेजी से अली निसार की तरफ बढ़ी। इतनी देर लगा दी, अली निसार ने कहा। कौसर थर्मामीटर ढूंढ रही थी, नाज़रीन ने थर्मामीटर उन्हें देते हुए कहा। अली निसार ने घड़ी देखकर आबिर के मुंह में थर्मामीटर दे दिया। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। देखो कौन है, अली निसार ने कहा। नाज़रीन दरवाजे की तरफ बढ़ी। अली निसार ने आबिर के मुंह से थर्मामीटर निकाल कर चेक किया तो पारा 106 दर्जे पर पहुंचा हुआ था। दरवाजे पर शौकत भाई थे, उनके पड़ोसी।
انہوں نے ناظرین کو دروازے پر دیکھ کر پوچھا کتنا بخار ہے؟ جی وہ چیک کر رہے ہیں، ناظرین نے کہا اور دروازہ کھول دیا۔ شوکت بھائی نے اندر آ کر پوچھا ہاں کتنا ہے بخار؟ وہی 106، نثار نے بتایا۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، عابر کو فوراً اسپتال لے جانا چاہیے۔ شوکت بھائی فکر مند ہو کر بولے میں ایمبولینس سے کال کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ میں اسے گاڑی میں لے جاتا ہوں، ایمبولینس آنے میں جانے کتنی دیر لگے؟ علی نثار نے اپنے پڑوسی سے جو موبائل فون پر ایمبولینس کا نمبر ملانے لگے تھے کہا۔ عابر کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ اپنے قدموں پر چل کر گاڑی تک پہنچتا۔ شوکت بھائی اور علی نثار نے سہارا دیکھ کر کسی طرح گاڑی تک پہنچایا اور وہ ایک قریبی اسپتال کی جانب روانہ ہو گئے۔ اسپتال پہنچ کر شوکت اور علی نثار نے عابر کو ویل چیئر پر بٹھایا اور ایمرجنسی کی طرف بڑھے۔ پیچھے ناظرین تھی۔ ابھی وہ راہداری میں تھے کہ ایک انتہائی بلند آواز سنائی دی، یا اللہ مجھے موت دے دے۔ علی نثار نے پریشان ہو کر سامنے دیکھا۔ ناظرین سہم کر علی نثار کے پیچھے ہو گئیں۔ موت مانگنے والا شخص اسٹریچر پر بیٹھا تھا، دیکھنے میں وہ مریض نہ لگتا تھا، ادھر عمر کا شخص ہوگا۔ وہ بلند آواز میں تسلسل کے ساتھ بددعا کیے جا رہا تھا، یا اللہ مجھے موت دے دے، یا اللہ مجھے موت دے دے۔ جانے وہ شخص کس کرب میں مبتلا تھا کہ موت کی دعا مانگے جا رہا تھا۔ عابر کو ایمرجنسی میں ابتدائی معائنے کے بعد تیزی سے انتہائی نگہداشت کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ تینوں باہر بیٹھ گئے۔ موت مانگنے والے شخص کو دیکھ کر علی نثار کی کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی۔ انہوں نے کبھی کسی شخص کو اپنے حق میں بددعا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ موت مانگنا ایک طرح سے خودکشی کے مترادف تھا۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھنا چاہیے، دعا مانگنا چاہیے، زندگی کی بھیک مانگنا چاہیے۔ جانے اس شخص پر کیا بیت رہی تھی، جانے وہ کس اذیت میں مبتلا تھا۔ دیکھنے میں وہ اچھا خاصا تھا، پھر جانے وہ تڑپ تڑپ کر موت کی بھیک کیوں مانگ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے علی نثار کا ذہن اپنے بیٹے کی طرف منتقل ہوا اور انہوں نے اس کی زندگی کے لیے دعا مانگنا شروع کر دی۔ وہ جیسا بھی تھا ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ اسے موت کے منہ میں جاتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس شخص کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ کینسر کا مریض تھا۔ عابر کے ICU میں پہنچنے کے بعد اس سے پہلے کہ علاج شروع ہوتا اس کا ٹیمپریچر معجزانہ طور پر نارمل ہو گیا۔ ڈاکٹروں کے لیے یہ بات حیرت کا باعث بنی کہ ایسا کیسے ہو گیا، لیکن ایسا ہو گیا تھا۔ 2-3 گھنٹے اسے احتیاطاً اسپتال میں رکھا گیا، پھر چند دوائیں دے کر رخصت کر دیا گیا۔ سائمہ عابر کے اسپتال پہنچنے کا سن کر اپنے شوہر اسلم کے ساتھ اسپتال پہنچ گئی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ ہی اسپتال سے نکلے۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے کہ ایک فقیر نے علی نثار کا راستہ روک لیا۔ اس فقیر نے علی نثار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صدا لگائی، صدقہ دے بابا، تیرے بیٹے کی جان بچ گئی، تیری دعا کام آ گئی، صدقہ دے بابا۔ فقیر کے اس انکشاف پر علی نثار ہی نہیں سب حیرت زدہ رہ گئے۔ اس فقیر کو عابر کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اسے نہ صرف یہ معلوم تھا کہ عابر کی جان بچی ہے، بلکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ علی نثار کی دعا نے عابر کی جان بچائی ہے۔ علی نثار نے اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے اس قدر تڑپ کر دعا کی تھی، یہ بات تو علی نثار کے سوا ابھی کسی کو معلوم نہ تھی۔ علی نثار نے جیب سے بٹوا نکال کر اس میں سے جو نوٹ پہلے ہاتھ میں آیا وہ انہوں نے فقیر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ 500 روپے کا نوٹ تھا۔ فقیر نے یہ دیکھے بغیر کہ نوٹ کتنے کا ہے اپنی مٹھی میں دبا لیا جیسے کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہو۔ پھر وہ گاڑی کے پیچھے دروازے کی طرف آیا۔ اس نے عابر پر نظریں جمائی اور بے نیاز لہجے میں بولا، تجھے دنیا ڈھونڈ رہی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ سیدھا ہوا اور تیزی سے ایک طرف چلا گیا۔ علی نثار نے ایک گہرا سانس لیا، یا الہی یہ تیرے پرسرار بندے، انہوں نے اپنے دل میں دہرایا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ ابو یہ فقیر کیا کہہ رہا تھا؟ سائمہ نے پوچھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر عابر کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کا شوہر موٹر سائیکل پر تھا۔ وہ بچے ساس کے پاس چھوڑ آئی تھی اور شوکت بھائی عابر کی حالت سنبھلنے کا سن کر گھر چلے گئے تھے۔ پتہ نہیں اسے کیسے معلوم ہوا سب کچھ، مجھے تو وہ حیران کر گیا ہے۔ علی نثار الجھے ہوئے تھے۔ ابو کیا عابر واقعی موت کے منہ میں چلا گیا تھا؟ ہاں بیٹا، جب مجھے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے تو میرے دل سے بے اختیار دعا نکلی اور میرے منہ سے کچھ ایسا نکل گیا جس کی مجھے توقع نہ تھی، علی نثار نے بتایا۔ ابو آخر آپ کے منہ سے ایسا کیا نکل گیا کہ اللہ نے آپ کی دعا رد نہ کی؟ سائمہ نے گہری دلچسپی سے پوچھا۔ علی نثار نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموش ہو گئے جیسے فیصلہ کر رہی ہوں بتائیں یا نہ بتائیں۔ ابو بتائیں نا، سائمہ نے باپ کو خاموش دیکھ کر اصرار کیا۔ چھوڑو بیٹا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے بھائی کو دوسری زندگی مل گئی، اللہ نے اسے بچا لیا۔ علی نثار نے ممنون احسان ہوتے ہوئے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری بیٹی کی جان بچائی۔ ناظرین نے شکر گزاری کی۔ عابر خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے فقیر کی بات سنی تھی۔ سائمہ اور باپ کے درمیان جو مکالمہ چل رہا تھا وہ بھی اس کے کانوں میں پڑ رہا تھا۔ اس کا بخار 106 درجے تک جا پہنچا تھا۔ اسے دوسری زندگی ملی تھی۔ گھر سے اسپتال تک اس پر کیا گزری تھی اس کا اسے پوری طرح ادراک نہ تھا۔
अब्बू ने जब उसके मुंह पर थर्मामीटर लगाया था तो उसने एक नजर आंखें खोल कर देखा था। इसके बाद उस पर गफलत तारी हो गई थी, उसे होश नहीं रहा था। उसे अस्पताल जाकर होश आया था और फिर बहुत तेजी से उसकी हालत संभलती चली गई थी। अब वो अपने बारे में अजीब और गरीब बातें सुन रहा था। क्या वाकई वो मौत के मुंह में चला गया था? क्या वाकई उसे नई जिंदगी मिली थी? जी अब्बू। साइमा ने फिर अली निसार की तवज्जो दुआ की तरफ मबजूल कराई। बेटा घर चलो, फिर इत्मीनान से बताऊंगा, अली निसार ने कहा। साइमा ने जिद न की। उसे अंदाजा हो गया था कि अब्बू आबिर के सामने बात करने से गुरेज कर रहे हैं या फिर बताना ही नहीं चाहते थे, लेकिन साइमा छोड़ने वालों में से न थी। उसने घर पहुंचते ही बाप का हाथ पकड़ा और अली निसार को ड्राइंग रूम में ले आई और उन्हें सोफे पर बिठाते हुए खुद भी उनके साथ बैठ गई। अब्बू जल्दी से बता दें, इससे पहले कि सब लोग इधर आ जाएं। अच्छा बताता हूँ बेटा, जब मैंने आबिर की पेशानी पर हाथ रखा तो उसने आंखें खोली थी। उसकी आंखें देखकर मेरा दिल बैठ गया। उसकी आंखों में इंतहाई वीरानी थी, मुर्दनी छाई हुई थी। उसकी आंखें देखकर जाने क्यों मेरा ध्यान उस लड़की की बद्दुआ की तरफ चला गया। मुझे यूं लगा जैसे उसकी बद्दुआ कारगर हो गई है। आबिर बस चंद लम्हों का है। तब मैंने फौरन अल्लाह से रहम की भीख मांगी और बद्दुआ से बचाव की दरख्वास्त की। फिर बेख्तियार मेरा जी चाहा कि मैं अपनी जिंदगी के बदले आबिर की जिंदगी मांग लूं। अभी मैं ये कहने ही वाला था कि अल्लाह, मैं जिंदगी की आखिरी हदों पर हूँ, मुझसे मेरी जिंदगी ले ले और इसके बदले मेरे बेटे आबिर को जिंदगी अता कर दे। फिर फौरन ही ख्याल आया कि अल्लाह तंगदस्त तो नहीं, उसके पास जिंदगियों की क्या कमी है। मैं अपनी मौत की बद्दुआ क्यों करूं? अल्लाह को ये बात बुरी ना लग जाए कि मैंने उसे इतना तंगदिल और छोटा क्यों समझ लिया। अल्लाह तो सबसे बड़ा है, वसीउल कल्ब है। बस फिर मैंने अल्लाह से रहम तलब किया, आबिर की जिंदगी की भीख मांगी। आधे घंटे के अंदर आबिर का बुखार नॉर्मल हो गया। डॉक्टर हैरान रह गए। बस अल्लाह यूं ही हैरान करता है। अल्लाह ने मेरी सुन ली, मेरी दुआ कबूल कर ली। दुआ की कबूलियत की तस्दीक तो वो फकीर भी कर गया। अली निसार ने सारी बात इस तफसील और इस अंदाज से बताई कि फिर कोई सवाल करने की गुंजाइश ना रही। रात के खाने पर जब अली निसार, नाज़रीन और आबिर सर झुकाए खाने में मसरूफ थे तो अली निसार ने अपना सर उठाया, एक नजर आबिर पर नजर डाली। आबिर ने नजर उठाई, बाप को देखा और दोबारा खाने में मसरूफ हो गया। आबिर मेरी बात गौर से सुनो, अली निसार अचानक बोले। जी अब्बू। उसने नजर नीचे किए हुए कहा, तुम्हें दूसरी जिंदगी मिली है, इस जिंदगी को अब सोने में ना गुजार देना। जी अच्छा अब्बू। आबिर ने इंतहाई फरमाबरदारी से कहा, जैसे उठते ही नौकरी ढूंढने निकल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। आबिर की सेहत पर कोई असर ना पड़ा। सब कुछ जूं का तू रहा। वही कंप्यूटर, वही मोबाइल, वही दोपहर तक सोना और फिर दोस्तों में निकल जाना। उसे इस बात की फिक्र न थी कि बकौल अब्बू दूसरी जिंदगी मिली है या तीसरी। उसे बस अपना तर्ज जिंदगी पसंद था। साइमा ने वक्फे वक्फे से आबिर का मोबाइल चेक किया था, लेकिन उसने उस लड़की को फिर कॉल नहीं की थी। उसने बहन से किया वादा निभा दिया था, लेकिन फिर एक नया गुल खिला।